तो यहां से देखो, यहां से क्या होगा कि ए बी अपॉन में एम एन इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में एम ओ, ठीक है। अब यहां से जो ए बी हमारा हो जाएगा वो 0.0035 हो जाएगा, और आपका एम एन जो हो जाएगा वो एम एन स्टेन इन स्टील इन कंप्रेशन हो जाएगा, इज इक्वल टू ए ओ हमारा, तो ए ओ हमारा एक्सयू लिम लिए तो एक्सयू लिम होगा, और आपका अगर एमओ लिए हैं तो एमओ मतलब कि ए वाला तो पूरा आपका एक्सिलिम है और ए डी डैश है, तो एक्सिलिम माइनस में डी डैश। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0035 और एक्सिलिम माइनस डी डैश, और ए जो आपका हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। फिर यहां से स्टेन इन स्टील आपका ए निकालोगे तो ए निकाल के आ जाएगा, ठीक है। तो ए फाइंड आउट होगा। देखिए इसका जो है वो यूज कहीं ना कहीं क्या होता है कि कहीं पर स्ट्रेन दिया हुआ रहता है, जैसे में चार्ट में क्या होता है ना, देखो इधर चार्ट में क्या होता है कि स्ट्रेन आपका दिया हुआ रहता है कि अलग अलग स्ट्रेन पे इधर जो है वो स्ट्रेन का वैल्यू रहता है, इधर आपका एफएससी का वैल्यू रहता है। अरे देखो इधर आपका स्ट्रेन का अलग अलग वैल्यू रहेगा और इधर आपका एफएससी का वैल्यू रहेगा, इधर आपका कुछ और तो इधर। तो आपको पहले स्ट्रेन निकालना है और इसके करस्पॉन्डिंग में आपको एफएससी निकालना रहता है, ठीक है। तो ये चीजें रहता है जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अरे भाई तुम स्ट्रेन निकालोगे फिर दिया हुआ कितना नहीं निकाला हुआ, एग्जैक्ट तो देता नहीं है, तो आप चाहे तो उसका मतलब कि इंटरपोलेट कर दो या फिर आप कुछ और कर दो या फिर आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। तो उससे अच्छा जो होता है वो मेरे पास टेबल होता है डी डैश अपॉन में डी का वैल्यू, डी डैश अपॉन में डी के करस्पॉन्डिंग में आपका एफएससी का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको नीलम शर्मा के बुक में आपका चार्टे बना हुआ है जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो एफएससी निकालने का आपका स्ट्रेन का तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ता है और प्लस में होता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उससे अच्छा होता है कि डी डैश अपॉन में डी का रेशियो से हम एफएससी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो एफएससी का जो वैल्यू हमेशा जो आता है वो आपका लगभग में हमारा 0.87 FY से हमारा कम या फिर ज्यादा होता है। देख लेंगे हम यहाँ पर, अगर देखोगे ना तो लगभग में आपका 0.8 देखो। हाँ, अगर एफएससी का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, एफएससी का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है निकालने का, तब आप यहाँ से 0.87 FY लेकर के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इतना हम लेते नहीं है, बट आप ले करके बना सकते हो। तो अभी हम ये चार्ट दिखाते हैं एफएससी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ से मतलब कि एफसीसी तो कैलकुलेट है ही 0.45 एफसी के, तो ये सारे चीज होगा, तो इसको हमें और बाकी मतलब कुछ नहीं है, और बाकी बात फिर हम लोग समरी की ओर चलेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू आपका यहीं तक था, बाकी बात फिर जो नोट्स में मेरा लिखा हुआ है उस नोट्स को खाली अब लिखना है तुमको बस, ठीक है। तो आपको यहाँ से देखिए एफएससी ही तो एक नया टर्म था जिसको निकालना था इसमें। अरे एफएससी के अलावा सब तो वैल्यू मेरे पास निकला हुआ है ना, देखो यहाँ पास कोई ऐसा वैल्यू है जो कि तुमको नहीं पता है, इसमें सब पता है। अरे एफसीसी इसको बोलते हैं, 0.45 एफसीके होता है ना, तो इसी को एफसीसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है स्ट्रेस होता है, कितनी बार बोल रहे हैं कि स्ट्रेस आपका कंक्रीट में जो होता है, अरे ये जो लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं सब पता है, नीलम शर्मा के बुक से रट्टा मार ले। देखो यहाँ से ये जो होता है वो स्ट्रेस इन कंक्रीट का, इसको बोलते हैं एफसीसी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एफसीसी, तो यहाँ से आप एफसीटी मतलब कि एफसीसी इंटू में एएससी, तो आपका ये हो गया। और एफसीसी का वैल्यू आपका 0.45 एफसीके होता है, तो इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि आपको क्या क्या और है कॉपी में नोट्स में बताना, तो वो देखते हैं, और बाकी बात फिर छाप लो, और क्या करोगे। तो फिर उसके बाद फिर समरी में चलते हैं। इसमें सबसे अच्छा लगता है क्वेश्चन बनाने में, अभी जब बनाएंगे ना कोई टफ नहीं लगा, आराम से सारा क्वेश्चन बन जाते हैं। बाद में टफ लगता है, बाद में इसलिए लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिंपल सी बात है। सोम का है, बार बार एक ही चैप्टर खुल रहा है यार। अरे इधर तो सब लिख लिए थे,
देखो इसमें जो है ना, जो जो कल लिखा था, ठीक है, जो कल तुम लिखे थे उसमें आपको लिखोगे ये सब, वेयर बी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बीम, डी इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, लिखोगे? देखो ना, पहला ही बोलता है नहीं लिखेंगे। AST1 एरिया ऑफ टेंसाइल, AST2 टोटल AST। अगर तुमको अच्छा से लिखना है, ठीक है, तो कल वाला तो चार्ट बनाए किया था पूरा दम अच्छे से, वो तो तुमको बनाना ही था, चाहे अभी बनाते चाहे बाद में बनाते। उसके नीचे से आप जो है वो पूरा लिख सकते हो दम, ज्यों करते हो जैसे है वैसे आप लिख लो, बहुत अच्छा से बना हुआ है, ठीक है। देखो ये जो चार्ट था वो तुम लोग पहले ही बना लिए हो, यही वाला चार्ट ना बताए हैं, देखो यही वाला तुमको हम चार्ट बताए हैं, बट इससे अच्छा तो वही बना हुआ है, ठीक है। तो इससे अच्छा वो बना हुआ है, तो चाहे तो तुम ये चार्ट जो पहले बना लिए थे वो तुमको बाद में, चाहे तो बाद में चाहे तो पहले, हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ये चीजें था आपका। और देखिए बात यहाँ से FSC का रहा है, तो देखो स्टेन इन कंक्रीट का स्टील में यही निकलेगा 0.00351 माइनस में D डैश अपॉन में एक्सीलूम। स्ट्रेस इन स्टील में अगर आपको कोई वैल्यू, अरे देख लिया कर, ठीक है, बाद में तुम्हारे पास हम सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास 23 घंटा 15 मिनट रहता है, ठीक है, तो वो तुम डिस्कस कर सकते हो। ध्यान से सुनो, क्लास में जब यहाँ है तो हम तुम्हारा सिर्फ 45 मिनट ही ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तुम आराम से सुन लो मेरी बात, क्योंकि फिर दोबारा सुनने को ना मिलेगा, फिर तुम अपना सुनते रहना, ठीक है, क्योंकि बहुत से टॉपिक इसमें रहेगा जो मतलब कि छूट जाएगा, फिर तुमको मिलेगा नहीं कहीं। तो देखो ये चीज तो अब क्या होता है कि इस अगर तुम कहीं पर भी जो चार्ट दिया हुआ रहता है ना, जो FSC का जो वैल्यू रहता है वो 0.87 FY से कम ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पर हम अभी बताएंगे, तो यहां से देखोगे तो वैल्यू जब तुम देखोगे तो 0.87 FY से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर, तो आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है तो आप 0.87 FY ले करके आप क्वेश्चन बना सकते हो, FSC का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। बट अगर आपके पास टेबल दिए हुए हैं उसके हेल्प से बनाने हैं तो आप थोड़ा सा इससे बचना। तो ये चीज देखो, यहां से अगर आप वैल्यू को अगर FE 250 लोगे तो 250 को 0.87 से मल्टीप्लाई करो कि कितना आ रहा है, देखो, अरे गुना करो ना, बताओ, देखो कितना आ रहा है, 217। देखो सारा में प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं है? तो इसमें अब देखो D डैश अपॉन में D, अब बोले सर कि ये जो आपका जो टेबल दिख रहा है ना वो आप याद भी कर सकते हो, और हम जितना भी तुम लोग को पढ़ाएंगे ना वो मैक्सिमम में ऐसा टॉपिक बताएंगे जो कि आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, जैसे में कि जो आपको बोला जाता है ना कॉलेज में या फिर कहीं कि ये आपका कोड में दिया हुआ है आप इसको याद कर लेना, या फिर जो चीज़ें भी है तो उसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूले थे, तो उससे हम बताते। कोड का सबसे अगर मिनिमम यूज करवाते थे तो हम करवाते थे कोड का, बिल्कुल नहीं, पूछ लेना किसी से भी पीछे का भी, RCC हम कोड देखते तक नहीं थे, क्योंकि जो कोड में जो डेटा रहता है वो ऐसे ही नहीं दे देता है, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके रहता है। जैसे में कि 0.36 FCK B इंटू मैक्स, क्या हम तुमको अब तक में कहीं पर भी तुमको कोड को दिखाए हैं? कहीं पर भी कोई वैल्यू में कोड को दिखाए? नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? कोड में जो रहता है ना वो आपको डायरेक्ट डेटा रहता है, तो डायरेक्ट डेटा जब लिखते हैं ना तो बहुत सा कंसेप्ट हमको क्लियर नहीं हो पाता। एक्सिलियम का वैल्यू देखोगे तो ये आपको डायरेक्टली जो है वो आपको कोड में दिखने को मिल जाएगा। आगे तुमको और भी हम प्रोसीजर बताएंगे, जब AST निकालना रहता तो वो भी तुम्हारा डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जब तुम नीलम शर्मा का बुक का जब डिजाइनिंग करोगे तो हम तुमको जब डिजाइनिंग बताएंगे, तुम अभी नीलम शर्मा का कोई भी बुक उठा करके और तुम उसको देखना कि किस क्रिटिकल तरीके से वो डिजाइनिंग का कैसे कैसे कर देता है, वो भी आसान है डिजाइनिंग करना। लेकिन यहाँ पर यह है तो कि हमें डिजाइनिंग तो ही करना है। अब डिजाइनिंग करने का वो जो है वो डायरेक्ट फाइंड आउट
कर करके और डायरेक्ट से उठा करके बनाया हुआ रहता है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, लगता है कि कहानी का कर दिया। पिछले बार भी पढ़ाते थे तो कॉलेज वाला पढ़ाते थे, सर पता ना का कर ले रहते, फिर इन्हें देखोगे तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपका ये चीज हो गया, तो आपका अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो अगर कभी कभी क्या होता है कि डी डैश आपको पता रहेगा तभी डब्ल्यू का आप डिजाइन कर पाओगे। ध्यान से सुनो, पहला तो आपको डी डैश आपको पता ही रहेगा, डी आपको पता ही रहेगा, ये तो पता ही रहेगा। जब ये दोनों पता रहेगा तो दोनों का रेशियो आप पता कर सकते हैं, और रेशियो इसी के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपका रेशियो अगर 0.05 से 0.010 है तो एग्जैक्ट तो कोई वैल्यू आएगा नहीं, 0.05, 0.01, 0.2, तो ऐसे एग्जैक्ट तो मतलब कि जितना दिया हो एग्जैक्ट लाना तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है ना, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। अब जब एग्जैक्ट नहीं आते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लेते कि 0.05 आया तब तो आप ले लिए, और वो भी आप कौन सा ग्रेड का यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग आपको एफएससी का वैल्यू पता चल जाएगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। अब यहां पर से जब ए हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है, ए जब हमको पता ही चल ही जाएगा तो यहां पर हम क्या करते हैं कि आपका अगर 0.06 आ गया तब क्या करेंगे हम। तो जब 0.06 होता है तो यहां पर मतलब कि ए रिकमेंडेशन होता है कि देखिए अगर 0.06 आता है ना तो ई दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का रेंज नहीं है। आप देख सकते हो कि 55 से 53 का बहुत ज्यादा रेंज है भाई, 1-2 है, और वो भी आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो ज्यादा का रेंज नहीं। अब बताओ ना कि क्या करोगे, इसका मतलब करोगे तो 53 या फिर आपका 54 समथिंग कुछ आए 0.06 में, तो वो बोलता है कि अगर आपको 0.06 आ रहा है ना तो इसको आगे वाला वैल्यू का अडॉप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसे सब मतलब कुछ नहीं करना। तो यहाँ से आप 0.5 है ना तो इसका आगे मतलब कि एवरेज कब होता है, जब थोड़ा सा मतलब कि क्या कर सकते हैं, नहीं एवरेज तुम लेना ही नहीं, ठीक है। अगर 0.06 से ज़्यादा का है ना, क्योंकि ए जो है ना वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो होता है वो आपको एवरेज ही करके निकाला हुआ रहता है, ठीक है। ये जो आपका जो रहता है वो एग्जैक्ट नहीं रहता, एवरेज ही रहता है। अब तुम एवरेज को फिर एवरेज करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है तो ए आपका जो है वो डी डैश अपॉन में डी के वैल्यू करस्पॉन्डिंग में है, तो ए चीज करस्पॉन्डिंग में तो एफ ही 415.05 आता, तो वो बोलता है कि अगर 0.06 आ रहा है ना तो इसको हाइयर वाला को अडॉप्ट कर लो। तो आप जो है वो 0.06 आ गया तो हाइयर वाला को कौन सा अडॉप्ट करेंगे, इसका। तो इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो एफ ही अगर 500 का है तो 412 हो जाएगा। तो वही हम एक एग्जांपल में तुमको समझाए हैं कि अगर आपका मतलब कि इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाता है तो नेक्स्ट हायर इज टेकन फ्रॉम द टेबल, ठीक है। जैसे में कि एग्जांपल में है कि डी डैश अपॉन में डी का वैल्यू 0.08 आ गया, तो आप उसको क्या मान करके बनाओगे, अरे 0.08 के हायर वाला कौन सा होगा, 0.10, तो वही आपका 0.10 को आप सिलेक्ट करना है। तो एफएससी बताइए कि इससे निकालने में क्या बहुत दिक्कत है। अब क्या करता है बहुत समय कि हमें एफएससी देखिए हमें जो है ना वो आपका कहीं ना कहीं बुक में इस हिसाब से है, और आप जब पिछले बार जो था ना तो उसके अंदर में भी जो था तो इसी का टेबल का बना करके, और आपको जो था वो आपका जो नहीं मिलता है, अब तो भाई वैरायटी का मिलता है, एकदम गरम मिलता है अब ना तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर, हाँ ठीक है। तो पहले बनल रहता था तो उसके पीछे में जो था वो फोटोकॉपी कर करके और चिपकाया हुआ था, ई वाला आपका टेबल, ठीक है गरम मिलता है तुम लोग का, ठीक है। तो ये चीज जो था तो वो चीज, तो आपको देखो अगर ये ना भी देता है तो आप क्या मान लोगे 0.87, ये तो आपको क्लियर हो गया। अरे ध्यान से सुनो, अगर नहीं देता तो क्या मान लोगे ए, और नहीं तो भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप याद कर लो ना ज्यादा का वैल्यू क्या है, इसको तो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, 0.87 है, और बाकी और फिर यहां से याद करोगे तो ई 355 मतलब कि देखो ना ई 355 53 42 29 फिर आपका 24 12 याद करना तो याद करना, नहीं तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है आपको। तो ये चीजें था, यहां से आप एफएससी को कैलकुलेट करेंगे, बाकी बात और कहीं दिक्कत नहीं है आपका, और बाकी बात फिर जो है वो आप सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए, बाकी बात फिर समरी हम सारा का लिखवा देते हैं आपका, बाकी बात कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद से फिर हम क्वेश्चन करेंगे और क्या।
अब फिर इसमें है कि देखिए आपका कुछ मेन पॉइंट है कि आपका मैक्सिमम कितना रेनफोर्समेंट देंगे, मिनिमम कितना देंगे, डब्ल्यू में कितना देते हैं। तो ये आपका कोडल का प्रोविजन है कि मैक्सिमम मिनिमम हम कितना देंगे, क्योंकि अगर कोई बीम होता है ना तो उसका डायमेंशन तो फिक्स कर लेते हो 250 300। तो अगर बीम में ज़्यादा बार दोगे तब भी तुमको दिक्कत होगा, कम बार दोगे तब भी तुमको दिक्कत देगा। कम बार दोगे तो फेल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बार दोगे तो मतलब कि कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड नहीं बनेंगे, कंजस्टेड एरिया होगा, कॉम्पैक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे चीज़ों को प्रोविजन रखते हुए मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेनफोर्समेंट दिया रहता है, जैसे में कि आपका कंप्रेशन में कितना रेनफोर्समेंट देते हो। अब कोई पूछेगा सर से मतलब कि सिंगली में थोड़ी देते हैं हम कंप्रेशन में, तो तुमको बताए हैं कि सिंगली में भी कंप्रेशन रेनफोर्समेंट देते हैं, मिनिमम देते हैं ना। वो आपका कौन सा होता है, सपोर्टिंग बार। तो सपोर्टिंग बार जो आपको देना, फिर डब्ल्यू में भी हम कंप्रेशन देते हैं, अरे देते हैं कि नहीं देते हैं मिनिमम। तो उसके अंदर में भी प्रोविजन है कि अगर आप सिंगली बना रहे हैं तो 0.2% आपको देना है, चाहे आपको कैलकुलेट हो करके उससे कम ही काहे नहीं आए। ये प्रोविजन ऐसा होता है कि जैसे में कि मान लेते हैं कि कोड से हम जब मतलब कि उसको जब हम फाइंड आउट किए तो भाई जब तुम लोड लगाओगे ना तो एरिया ऑफ स्टील बहुत कम आता है, लोड लगाओगे तो कम आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कम आएगा तो तुमको अगर एक रेंज दिया हुआ रहता है कि कम से कम आपको इतना देना ही है। अगर आप डायरेक्ट अगर आप मान लेते हैं कि आप जो आया और वही अगर आप रख दोगे तो फेल होने का चांसेस बनता है, क्योंकि किसी का मन रहेगा कि 60 किलो न्यूटन पे निकाला 3 बार। अब कोई बोलेगा हम 20 किलो न्यूटन मतलब कि लगा ही रहे हैं तो 20 किलो न्यूटन के हिसाब से निकालेंगे। अब वो 20 किलो न्यूटन के हिसाब से आया तो पता एक बार, तो एक बार वो कैसे देगा बताओ तो हमको, कैसे देगा वो? तो बोलेगा नहीं डिजाइन में तो एक ही बार बोला है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर बहुत से कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली हम डिजाइन करने तो बस वही चीज हम करते रहेंगे, जो आया हम प्रोवाइड किए। चेक भी आपको करना है कि कम दे रहे हो कि ज्यादा दे रहे हो, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एरिया बहुत मतलब कि स्टील बहुत कम दे रहे हो, ठीक गड़बड़ है ना। अब किसी का बहुत कम है क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्टील पकड़ करके ज्यादा दे दे रहे हो। तो ये सारे चीज को प्रोविजन है आपका कि कितना देना है। तो आपको जो मिनिमम जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट देना है सिंगली और डबली में 0.2 और 0.4%। सिंगली रहेगा तो 0.2%। और ये कहाँ रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं हम, कंप्रेशन में बात कर रहे हैं, टेंसाइल में नहीं। कंप्रेशन में 0.2 और 0.4 मिनिमम, एएससी आपका मिनिमम होंगे। मैक्सिमम जो आपको देना है वो एएससी आपका 4%। मैक्सिमम आप चाहे कंप्रेशन मतलब कि आप चाहे मतलब कि डबली का रहे या फिर आपका सिंगली का रहे, मैक्सिमम कितना पड़ेगा 4%। तो एएससी मैक्सिमम आपका किस में, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन में भी मैक्सिमम कितना रहेंगे 4%, और एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन में भी मैक्सिमम कितने रहेंगे 4%। मैक्सिमम आपका 4% और मिनिमम आपका 0.2 और 0.4 रहेगा। सिंगली रहेगा तो 0.2 और डबली रहेगा तो 0.4% रहेंगे। ये चीजें होता है। अब फिर एक चीज और आता है, अब हम बताइए कि एएसटी जो आपका मैक्सिमम तो बता दिए कि टेंशन में 4% होता है, मिनिमम कितना होता है वो हम अभी बताए हैं, इसमें टेंशन में नहीं बताए हैं, कंप्रेशन में बताए हैं। टेंशन में जो मिनिमम होता है कम से कम, एएसटी मिनिमम अपॉन में बीडी इज इक्वल टू 0.885 अपॉन में एफवाई। तो ये आपको याद करना पड़ जाएगा। याद का यहाँ पर जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना तो सारा डेटा याद हो जाता है, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आरसीसी को पढ़ोगे भी नहीं घर पे जाकर के, सिर्फ खाली यहाँ आओगे और जो क्वेश्चन दे वो क्वेश्चन सिर्फ खाली बनाओगे ना तो सारा डेटा याद हो जाता है। इसमें कोई रटने वाला कोई टॉपिक ही नहीं है इसमें। अब तक मैं इतना दिन क्लास ली है, क्या तुमको लगता है कि कहीं पर दम रटने वाला होगा घर पे जाकर के? कोई टॉपिक नहीं है इसमें रटने वाला। लेकिन यही जब हम तुमको मतलब कि ड्राइव कर करके नहीं बताते तब भले लगता कि सर आते हैं डायरेक्ट लिखवा देते, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखवा रहे। तो ये चीजें होता है,
तो डायरेक्ट कोई चीज को थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। तो ये चीज होता है एस टी मिनिमम अपॉन में बी डी अपॉन में, यहाँ से आप जो है वो मिनिमम का प्रोविजन ए है। तो बताइए इसमें जो अभी जो हम दिखाए तो ई तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए फिर 250 रखोगे तो ई आ जाएगा, तो ई आ जाएगा। तो इसको क्या याद करना है बस, ये ए मतलब कि याद कर लो, वैल्यू रखना वो आ जाएगा खुद ही। तो आपका ये चीज फाइंड होता है। तो ए भी आपको याद नहीं करना। अब देखो तुम जो मतलब कि हम तुमको अगर बताएंगे तो ए भी तुमको याद हो जाएगा। एक तो है कि डब्ल्यू का देखो प्रोसीजर है, तो 53D 48D 46D है। अभी सिर्फ सुनो, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना तो सारा फिर से रिपीटेशन होगा। अब फिर एक्चुअल में क्या लिखवाए थे अभी याद करो, वो मतलब कि आपका डायग्राम, कंप्रेशन का डायग्राम याद करो। C1 प्लस C2 था और T1 प्लस T2 था। तो C1 प्लस C2 मिलकर के टोटल आपका कंप्रेशन में फोर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, दम वो डायग्राम माइंड में चलना चाहिए। ठीक है, जब भी अगर आप डब्ल्यू का डिजाइन कर रहे हो या फिर कुछ भी सिंगली का कर रहे हो, कुछ का भी कर रहे हो, दम डायग्राम चलना चाहिए दिमाग में। बिना डायग्राम की सब नहीं बनते, डायग्राम दम चलने चाहिए दम दिमाग में कि कहाँ कर रहे। तो C1 प्लस C2 का, तो C1 का वैल्यू क्या लिए थे 0.3 से FCK इंटू बी इंटू में XU प्लस में, फिर C2 का क्या लिए थे FSC इंटू में ASC माइनस में 0.45 FCK इंटू में ASC, यही था ना प्लस में। फिर T1 में क्या था 0.87 FIST1 और प्लस में 0.87 FIST2, यही था ना। अब बताइए कि C1 और C2 का, तो ASC को इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो FSC माइनस 0.45 FCK हो जाएगा, इज इक्वल टू ST1 और प्लस में ST2, हम यहाँ से 0.87 FI को कॉमन ले सकते हैं। अब बताइए कि जब 0.87 FIST को अगर हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो आप हमको एक चीज बताइए कि ST1 और ST2 मिलकर के क्या लिए थे, याद है ना। तो ST1 और ST2 को लेकर के हम क्या ले लेंगे AST। देखिए AST हो गया, कहाँ चला गया रे, हाँ देखो इसको जो है वो AST हम मतलब कि XU को बाहर निकाल लिए, तो XU को बाहर निकाले तो वो उधर चला जाएगा और फिर चला जाएगा, तो यहाँ से आपका A जो होगा वो आपका ईज वाला जो पार्ट हो गया, तो यहाँ से आप जो है वो नीचे आ जाएगा ये। और फिर ST1 और ST2, तो देखिए यहाँ से वही वाला फॉर्मूला हो गया ना जो पीछे याद किए थे, ध्यान से सुनो बार बार, पीछे क्या याद किए थे सिंगली में, XU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू में AST अपॉन में 0.36 FCK इंटू में B। अब तुमको जो है वो क्या वाला पता है कि डब्ल्यू है, तो थोड़ा सा FSC का तो वैल्यू इसमें आपका कमता है, तो कमता है तो माइनस में FSC और इंटू में ASC माइनस में 0 पॉइंट, ऐसे आप कर करके यहाँ पे 0.45 FCK इंटू में ASC ऐसे कर करके आप यहाँ से लिख सकते हो। तो अगर याद हो गया तो ये भी हमारा याद हो जाएगा। क्या ये बहुत टफ है, देखो भाई वही फॉर्मूले हैं, देखो 0.87 FIST 0.3 से FCK इंटू बी, बस सिर्फ खाली माइनस कर दो ASC इंटू में FSC माइनस 0.45 FCK। नहीं ये याद हो रहा है तो आप पूरा लिख दीजिए कि चलिए भाई FSC था स्टील में और इंटू में आपका ASC था और माइनस में सर लिखवाए थे 0.45 FCK और मल्टीप्लाई हमारा ASC, तो ये भी हम लिख देंगे। ये तो याद ही रहेगा, ये तो याद ही रहेगा, स्ट्रेस इंटू में मतलब क्या स्ट्रेस और एरिया, स्ट्रेस और एरिया, ये तो आपको याद ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं याद रहेगा। नीलम शर्मा के बुक में इसको इग्नोर कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है ही नहीं, सिर्फ खाली तुम यहां देखोगे तो तुमको ये दिखेगा FSC इंटू में ASC, बट ये आपको नहीं करना, आपको पूरा करना है, ठीक है। कहीं कोई इग्नोर वाला बातें नहीं, अरे पूरा कर देंगे क्या दिक्कत है, काम आए तो काम आए, हमको उससे काम मतलब पूरा करेंगे। बताइए आप यहां से XU भी समझ में आ गया, कब जब हमको डायग्राम पूरा कंप्लीट रहता है तो डब्ल्यू का खत्म हो जाता है, डिजाइनिंग भी बताएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो डायग्राम पहले सीखोगे कैसे बनाते हैं, बाकी बात तो सब तो देख ही लेंगे। देखिए फिर यहां से टाइप्स ऑफ सेक्शन में क्या आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंगली की तरह है कि डब्ल्यू की तरह, बिल्कुल वही है, XU आपका लेस देन XU बैलेंस सेक्शन। अब बताइए कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, ध्यान से सुनो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो दो साइड से निकाल सकते। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रख करके ध्यान देना, क्योंकि यहां पर कुछ बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना।
अगर आप यहां से कंप्रेशन से निकाल रहे हो, ठीक है, तब तो ठीक है। C1 आपका क्या था, कंप्रेशन में दो लीवर आर्म था कि नहीं, तो एक था C1 और इनटू में लीवर आर्म 1 का, अरे मतलब कि सेक्शन नंबर 1 का ही था ना, सेक्शन नंबर 1 में था ये जो बना था, तो C1 L1, और एक सेक्शन नंबर 2 का था C2 और L2। तो C1 आपका तो वही था 0.36 आपका जो था वो तो C1 तो बताए किए थे, सेक्शन 1 जो होता है वो सिंगली था, कल थी रे आते नहीं। तो यहाँ पर D माइनस 0.42 XU था, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। फिर यहां से क्या बचता है C2, तो C2 का वैल्यू क्या निकाले थे जरा, कंप्रेशन में सेक्शन नंबर 2 में देखो तो FAC इंटू में ASC करके निकाले थे, तो देखो FAC इंटू में ASC और फिर लीवर आर्म क्या निकाले थे, D माइनस में D डैश वही था, तो देखो D माइनस में D डैश कंप्लीट हो गया। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन में क्या निकालेंगे, T1 इंटू में L1, तो 0.AST1 और फिर यहां से AST2। अब कोई बोलेगा सर AST1 और AST2 को मतलब कि कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आप कॉमन नहीं ले सकते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान सुनना, यहां पर अगर डबली रेनफोर्स्ड बीम का अगर आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि टेंशन साइड से आप ना निकालें। आदत ये डालिएगा कि टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोई केस में आप नहीं निकालेंगे, कंप्रेशन से हो जाए या फिर आपका मतलब कि चाहे वो मतलब कि आपका अंडर रहे, ओवर रहे, लिमिटिंग रहे, हमेशा आपको किससे निकालना है, कंप्रेशन। क्यों निकालना है, तो देखिए बिल्कुल नहीं, वो बातें है ये नहीं है। देखो बात यहाँ पर ये है कि आप जो माने कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो, वो सब में बराबर होता है उसकी बात नहीं। वैसे ही कल एगो लड़का था, इसमें पूछ रहे ना, बोल रहे ना कि स्ट्रेस का डिफिनेशन बताओ, बोल रहे ना स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम बोले गलत है, अच्छा अनुभव में तो बोले गलत ही है, ठीक है, वो होता ही नहीं है। देखो इधर, अब तुम लोग भी सोच रहे हो ना, वो होता ही नहीं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो होता ही नहीं होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया ये तो होता ही नहीं है, वही तो बोल रहे हैं नहीं होता है, वो नहीं होता है। ध्यान से सुन हाँ बोलो, अच्छा इन लोग को रोक देते हैं। अरे होता है बट वो अलग तरीके, मतलब कि एक्चुअली में इसका मीनिंग नहीं है, ए है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली में इसको निकाला जाता है जबरदस्ती करके, अज्यूम यूजुम कर करके, स्ट्रेस का ही डिफिनेशन ही नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी देखोगे ना तो स्ट्रेस का फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो डिफिनेशन नहीं होता, उसको जबरदस्ती बना दिया जाता है ये पहले। अच्छा सुनो एक पॉइंट और, अरे ध्यान से सुनो इधर, स्ट्रेस आपका लोग बोलते हैं ना किस पे डिपेंड करता है, अच्छा सुनो, स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो अरे तो एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा ना कंफ्यूज हो गया स्ट्रेस तो उसकी वजह से आता है बट वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एक पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब तुमको बोलेंगे कि स्ट्रेस एक पॉइंट का फंक्शन है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो मेरा एक लेक्चर है, तुम देख लेना चलिए छोड़िए, हटाइए, चलिए। अरे वो सब कुछ होते हैं जैसे में कि बहुत लोग का नहीं पता चलता है, लेकिन जब तुम कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह से बात करोगे ना तुमको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस क्या होता है। चलिए वही ना सोचते, कभी कभी वो चीजें जो होता है जो हमारा बुक में लिखा हुआ रहता है, सब जगह लिखा हुआ रहता है, लगता है कि सही है बट एक्चुअली में वो सही नहीं होता, उसको अज्यूम कर करके और तब ये फॉर्मूला को निकाला जाता है। कल हम निकाले थे स्ट्रेस का, लगता 45 मिनट का सिर्फ स्ट्रेस का ही निकाले थे, फोर्स पर यूनिट एरिया का निकाले थे सॉम में। चलिए देखिएगा यहाँ से, तो ये चीज जो है तो आपका ये है। अब हम बात ये करते हैं कि टेंशन से हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, टेंशन से इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमको जो है वो आपका जो स्टील जब तुम मतलब कि जब वो
एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें आप जो एनालिसिस किए हैं वो एक को ST1 मान करके और एक को ST2 मान करके। अब उसमें कोई ये पता नहीं था कि ST1 और ST2 दोनों बराबर रहेगा। ST1 और ST2 दोनों का तो वैल्यू बराबर मतलब कि अलग अलग आएंगे। अब क्या होगा कि जैसे में कि डबली का तुम अगर ये डिजाइन करते रहते हो, तो तुम बताओ यहां से डबली का जब तुम डिजाइन करते रहते हो तो इसमें तो आपका ये बार है, मान ले कि 2 बार है, तो हम नंबर ऑफ बार जो निकालते हैं ना वो बाद में निकालते हैं। नंबर ऑफ बार जो निकालते हैं वो बाद में निकालते हैं। पहले तो हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ स्टील। और एरिया ऑफ स्टील के बाद फिर हम नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं डाया मान करके। अरे जैसे में कि टोटल AST, देखिए नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे कि जैसे मैं मान लें कि टोटल एरिया मेरा कुछ आया और फिर अपॉन में सिंगल एरिया से हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बार निकल के आ जाएंगे। ठीक है, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पास हमको एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपका यहाँ पास कितना एरिया ST1 में था और कितना एरिया ST2 में था हमको पता नहीं रहता। यहां पर बताइए, आप जब टेंशन साइड से निकालोगे तो ST1 और ST2 की जरूरत पड़ेगा कि नहीं करेगा? बट डबली जब तुम डिजाइन करते हो तो वो नहीं बोलता है कि आपको ST1 ये इतना है और ST2 ये इतना है, नहीं बोलता। वो सिर्फ खाली ये बोल देता है कि 4 बार था टेंशन जोन में। अब बताइए कि 4 बार में अब तुम क्या करोगे? 4 बार में काची करोगे? ST1 आधा आधा कर दोगे तो तुमको तो खुद पता नहीं कितना है। तो इस केस में जब आप डिजाइन करते हैं ना तब हमको पता रहता है कि ST1 और ST2 हम खुद निकालते हैं। हम खुद ST1 और ST2 निकालते तो हमको तो पता ही रहेगा ST1 ST2, बट लोगों ने बना दिया है उसको। हम क्या बताएं? एनालिसिस कब करते हैं? जब स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, क्या है, स्ट्रक्चर जब ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें आपको ये पता होगा कि ST1 ST2 कितना था। अरे वो का तुमको का कॉपी लिख करके गया था, वो दे दिया था। अभी जितने भी जो हिस्ट्री वाले, जितने भी जो मतलब कि आपका जो पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर लोग खोजते हैं, अलग अलग मिलते हैं, तो उसका एनालिसिस लोग जब करता है तो क्या उसमें आपको ये बता देता था कि हम कैसे डिजाइनिंग किए हैं? नंबर ऑफ बार बता देता था कि हम कितना दिए हैं, क्या किए नहीं किए, कुछ नहीं बताता था। तो यहां पर वही है कि ST1 ST2 नहीं पता रह पाता है, तो जिसकी वजह से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से नहीं निकाल पाते। जब वो दे देगा तो हम निकाल लेंगे, नहीं देगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन से ही हमको काम चलने वाला है। देखो कंप्रेशन में हमको जरूरत ही नहीं पड़ता। देखो ना, ST1 ST2 की जरूरत पड़ता है नहीं। फिर यहां पर भी जब XU तुम निकालते हो तब भी हमको ST1 ST2 की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? ST हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो हम नहीं निकाल पाते हैं। ये वजह थोड़ी है कि समय बराबर हो जाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें था। बाकी बस सारा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका जो है वो यूनिट 1 में अब सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग का प्रोसीजर है, जो कि आपका 1-2 पेज का है, और बस उसके बाद फिर आपका डिजाइनिंग एनालिसिस 5-6 दिन दम न्यूमेरिकल, उसके बाद आपका यूनिट 1 खत्म। था ही कहाँ कुछ यूनिट 1 में। ठीक है, चलिए बोलिए, बोलो ना तो।